नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से डिम्पी और अभिषेक दोनों बने हुए हैं। अभिषेक छुट्टी के बाद अब वापस भी आ गया, उनसे भी बात होगी। लेकिन अच्छी तेजी बाजार में आपको उन्हीं स्पेसेस से, मेटल से, पीएससी, एनर्जी स्पेसेस से आपको तेज दिख रही है। आईटी का सपोर्ट थोड़ा सा कमजोर हुआ है आज, इनफैक्ट मीडिया स्टॉक्स भी नीचे आए हैं जो पिछले हफ्ते अच्छे फ्लेवर में दिखाई दे रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप बात करें तो इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है और साथ ही 21,450 के पास आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स में मैनेजमेंट एक जो जिन सेक्टर्स के जरिए हो रही है उसमें क्लियरली एनर्जी, कमोडिटीज, मेटल, पीएससी स्पेस शामिल है। एक बार ये समझ लेते हैं, क्योंकि आज सुबह शुरुआत में ही हमने जब ओपनिंग की थी तब बात की थी कि 21,300, 21,400 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है और ऊपर से यहाँ कितना अपसाइड पॉसिबल है। 21,400 को डिसाइसिवली अगर क्लोज करता है बाजार तो यहाँ से बुलिश बेट्स कैरी करनी होगी क्या, इस पर आगे अगले 1 घंटे में बात होगी। फिलहाल 21,450 के पास आपको निफ्टी दिख रहा है। क्विकली टेक्निकल लेवल्स के लिए एक बार डिम्पी से बात करते हैं और अभिषेक भी। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। आप तो छुट्टी के बाद रिफ्रेश होकर आए हैं, बाजार में अब एक नई लेग रैली दिख रही है। प्रियंका, निश्चित तौर पर, और जो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जहां पर मोमेंटम छोड़ के गए थे उसको बाजार कैरी कर रहा है। अमूमन होता ये है कि छुट्टियों का महीना भी होता ही है और एफआईज भी छुट्टी पर जाते हैं, तो ये मान के हम चलते हैं कि शायद थोड़े वॉल्यूम कम हो जाएंगे, पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, लेकिन बाजार में ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक रेंज जरूर है एक बड़ी तेजी के बाद, लेकिन आकर खुशी महसूस हुई कि उसको बाजार टिका के रखने में कामयाब है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो भरपूर हलचल है और एफआईज की तरफ से भी हम कोई बहुत बेरुखी देख नहीं रहे। लेकिन अब चूंकि आज 1 घंटे का सत्र बच गया है, डिम्पी आप बताइए यहां से, क्योंकि हम 21,450 के भी स्तर देख रहे हैं, सेंचुरी लगाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है, निफ्टी बैंक की ट्रिपल सेंचुरी है। अगला 1 घंटा किस तरह का होने जा रहा है? शायद अगला 1-1.5 घंटा कुछ भी ना हो और बैंक निफ्टी आपके लिए कुछ 847-800 के ऊपर या फिर इसके इर्द गिर्द थोड़ा क्लोज कर जाए। बैंकिंग के थोड़ी ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको बताता हूँ, सुबह प्रियंका हमारे साथ थी, हमने आपके सामने 2 लेवल्स क्लियर किए थे। हमने कहा था ना ब्रेक आउट होगा ना ब्रेक डाउन होगा, और मार्केट का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। तो होगा क्या कि बाजार अपने आप को एक रेंज में सीमित करेगा और उसके बीच में आपको ट्रेड करवाएगा। निफ्टी की रेंज थी 21,000 से 21,200 सपोर्ट का और 450 से 550 का रेजिस्टेंस का। आपने सिर्फ निफ्टी का चार्ट 1 मिनट के लिए रखिएगा। निफ्टी करीब 10:30 बजे के बाद से ये 450 आ गया था, लेकिन 10:30 बजे से लेके अब करीब 2:30 बज चुका है, इससे 50 पॉइंट नहीं जोड़े जा रहे। तो ये बता रहा है कि आप रेजिस्टेंस जोन के अंदर जैसे एंटर करते हो वहाँ पे आप आकर रुक रहे हो, क्योंकि वहाँ पे नई फोर्स की ज़रूरत है। लेके आइए जरा बैंक निफ्टी के पास भी यही एक अच्छा पॉइंट है। उसका 47,000 से 48,000 का पूरा एक क्वेश्चन एरिया है। उसने पहले आज 500 को गैप के साथ पार किया, 800 दिखा दिया, लेकिन आप ये पॉइंट देख रहे होंगे 800 के ऊपर नहीं आ पा रहा है। ये 700 से 800 के अटेम्प्ट पिछले 2.5 घंटे से चल रही है। मैं स्क्रीन पे लगा के हर बार देखता रहता हूँ। तो ये 100 पॉइंट इससे नहीं जोड़े जा रहे, जबकि इसने 250 पॉइंट मात्र आधे घंटे के अंदर ही जोड़ लिए। तो इससे ये पता लगता है कि बाजार के अंदर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन रेजिस्टेंस भी अपना काम कर रहे हैं। और ये बात ना केवल मेरे को, आपको, प्रियंका को पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है कि हम ईयर एंडर्स पे हैं। इसमें टिपिकली एफआईज थोड़ा पीछे भी हट जाता है और एफआईज का फ्लो ऑलरेडी काफ़ी शार्प है। 65% लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं। अर्निंग्स में और चुनावों से इससे पहले कोई बड़ी पोजीशंस वो बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है, इसलिए हिस्सेदारी चर्निंग की दिखेगी। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, जो सुबह में ही हमने नोटिस कराई थी, वो था बैंक और आईटी का झालमेल करके, या फिर ये कहें कि वो मैनेजमेंट करके काम करेंगे। आज बैंकिंग के सारे काउंटर्स अमूमन निफ्टी के भी टॉप गेनर्स हैं। दिखा सकते हो आप एचडीएफसी बैंक, दिखा सकते हो आप कोटक महिंद्रा बैंक, ये निफ्टी के भी कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग रिलायंस, ये भी आज तेज़ है। तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जिस दिन चल जाए ना, तो उस दिन वेटेज के हिसाब से दोनों अच्छे से मेंटेन रखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ आईटी कंपनीज के 2 बड़े दिग्गज, इन्फोसिस और टीसीएस, भले ही दिखा दीजिए, ये निफ्टी के टॉप गेनर हैं। हो क्या रहा है कि मार्केट को चर्न करके पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ही रखा जा रहा है और स्ट्रक्चरली मूव हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इंट्राडे के जितने गेन्स हैं, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बिल्कुल ठीक, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कैरी करना है, बिल्कुल कीजिए। और सुबह प्रियंका, आपको तो अच्छे से याद होगा ना, हमने कहा था कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं और रोल ओवर करना चाहे ज़रूर करो रोल ओवर, और शॉर्ट वालों को भी रोल ओवर करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए। क्योंकि जब सीरीज की शुरुआत होगी पहले 5 दिन के अंदर ही या तो एक तरफ के लोग जीत जाएंगे,
तो इसलिए दोनों को रोल करके जाना चाहिए, दोनों के पास 200-200 पॉइंट कमाने के लिए है। अब मेहमान हमारे साथ वेट कर रहे हैं, मैं ज़रा वेट कराऊंगा नहीं उनको, और अभिषेक आप उनसे ज़रा परिचय करवा दीजिए और फिर मेहमानों से फटाफट से ट्रेडिंग कॉल्स पता करवा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है डिम्पी, और ये डिम्पी की बिल्कुल सटीक सलाह है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको आपके काम भी आएगा। एक्सपर्ट्स आज के हमारे साथ हैं, विवेक अरवा हैं, सोनी पटनायक हैं और ध्वनि पटेल हैं। विवेक जी से हम फंडामेंटल नज़र समझेंगे बाजार पर, तमाम स्टॉक्स पर, और सोनी से और ध्वनि से हम टेक्निकल सेटअप समझेंगे और ये जानेंगे कि ट्रेड के लिहाज से शेयरों में मौके कहाँ पर बन रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है तीनों स्वदेश पर। सोनी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी है, लगातार तीसरा सत्र है तेजी का, किसी थकान के कोई संकेत नहीं है। हालांकि ये थोड़ा हफ्ता छोटा सा होगा और इस हफ्ते में एक खास बात यह है कि एक्सपायरी भी होगी, साल का आखिरी हफ्ता है। तो इंडेक्स में बताइए कोई ट्रेड बन रहा है, और खासतौर से अगर आखिरी घंटे में किसी को मौके अगर देखने हो तो कहां पर है? जी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। निफ्टी में हम देखेंगे जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 21,300 ब्रेक नहीं करता है, तब तक एक कंसोलिडेशन मोड रहेगा बिटवीन 21,300 और 21,600। रोल ओवर्स होंगे इसी रेंज पे होने की संभावना ज्यादा है। ऑलरेडी जो 33% का रोल ओवर्स हमने फ्राइडे को देखा है वो मोस्टली लॉन्ग के साइड में स्टार्ट हो रहा है। सो अभी भी और डेटा आना बाकी है, बट मोस्ट लाइकली यही कंसोलिडेशन रेंज रहेगा। 21,600 को ब्रेक करने के बाद ही वहां पे हम एक और फ्रेश रैली देख सकते हैं 21,800 22,000 की तरफ, बट अभी के लिए यही रेंज बन रहा है। अगर 21,300 ब्रेक भी होता है तो भी वो 21,100 का एक अच्छा सपोर्ट डिफेंड करने के लिए तैयार रहेगा। एज लॉन्ग एज 21,000 के ऊपर एक्सपायरी हो रही है, दिसंबर सीरीज क्लोज हो रहा है, बुल्स विल स्टिल हैव एन अपर हैंड और वो उनका एक जो अपसाइड ट्रेजेक्टरी है वो इंटैक्ट रहेगा। सो निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है, धीरे धीरे ही स्टेप करेगा 21,600 तक, मोस्ट लाइकली एक इसी वीक में होना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का फिलहाल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो 47,400 पे अच्छा सपोर्ट है, बट बैंक निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48,200 के आसपास। सो जब तक वो 48,200 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, बैंक निफ्टी में फ्रेश रैली आने की संभावना कम हो सकती है। सो एक बार 48,200 का लेवल क्रॉस हो जाए, उसके ऊपर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं 49,000 के लेवल्स पे टारगेट के साथ आप देख सकते हैं। अभी भी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन मोड में ही है, 47,000 टू 48,000 उसका एक बहुत ही ब्रॉड रेंज है, बट मोस्ट लाइकली एंड ऑफ द दिसंबर सीरीज वो एक बार जरूर कोशिश करेगा 48,200 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए। ठीक है, 48,200 पार कर जाए निफ्टी बैंक, उसके बाद 49,000 की तरफ कदम बढ़ाएगा। लेकिन निफ्टी की बात करें तो जिन लेवल्स को टच कर चुका है निफ्टी, अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन का फेज है। 21,450 के आसपास के स्तर है, लेकिन 21,600 तक एक रेंज में ट्रेड करेगा और उस रेंज में आपके लिए मौके बनते रहेंगे। लेकिन अगर हम आज के बाजार की बात करें, थोड़ी देर में हम ट्रेडिंग कॉल्स भी जानेंगे, लेकिन एक बार एक फंडामेंटल व्यू कुछ सेक्टर्स पर ले लेते हैं। आज हम देखने की फार्मा में अच्छा एक्शन है, फार्मा के साथ साथ कुछ और जो सेक्टर्स हैं उसमें केमिकल में खासतौर से जो अमाइन वाली जो कंपनीज है वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रौनक बनी हुई है। इंडो अमाइंस, बालाजी अमाइंस, ये शेयर चल रहे हैं। फार्मा में आप लॉरस लैब्स देख लीजिए, डिवीज लैब 5.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे, वैसे केमिकल में जो तेजी बनी है वो रह रहा है कि तेजी आती रहती है, आज की तेजी के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ अगर पिक एंड चूज करना हो फार्मा में और केमिकल में, दोनों में बताइए आपकी पसंद क्या है? गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए, पहले तो जैसे ये बाजार एक तरीके से कॉस्टली भी है लोगों को लग रहा है, और दूसरे तरीके से ये लग रहा है कि काफी सेक्टर्स अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो ये सेक्टोरल रोटेशन के कारण आपको दिख रहा है अचानक फार्मा बढ़ रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, और केमिकल स्पेस जो अब तक नहीं चला है वो भी कोशिश कर रहा है कि चले। और फाइनल एक और सेक्टर था जो बैंकिंग, अभी आप डिप्पी जी जैसे स्टार्टिंग में एचडीएफसी और बाकी बैंक्स की बात कर रहे थे, तो बाजार में ये हो रहा है कि अब निवेशक ये सोच रहे हैं कि कौन सा सेक्टर्स महंगा है, वहां आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर बुक करना पड़े, और जहां पे अंडर वैल्यूएशन थोड़ा बहुत है वहां पे लिया जाए ताकि आपका डाउन साइड रिस्क कम हो। तो इसके लिए स्पेसिफिक न्यूज कुछ नहीं है, लेकिन केमिकल, फार्मा और बैंकिंग, ये तीनों ही मुझे लगते हैं कि सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से आपको डाउन साइड बहुत मिनिमल है, लेकिन अपसाइड आपको मिल सकता है यहाँ से। आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करो तो केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज है,
टाटा केमिकल्स अच्छा लग रहा है। फार्मा में मैंने कई बार रिकमेंड किया और अच्छा भी किया है, ये पिरामल फार्मा है, ये आज 138 140 के बीच में चल रहा है, ये लग रहा है कि मुझे 160 170 तक जाएगा। तो ऐसे आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक लेते हो तो इस बाजार में भी आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। तो एक तो सेफ्टी नेट देख रहे हैं हम लोग सब, और जो सेक्टर्स चले नहीं है वहां पे दाव ज्यादा लगाया जाए। हाँ हाँ, और राइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई केमिकल स्टॉक्स की, और भारतीय इंडस्ट्री 5.5%, इनफैक्ट सारे केमिकल स्टॉक्स में पिछले 2 हफ्ते से अच्छा खासा एक्शन है, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को तो हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। लेकिन आज की टेक्निकल बेट्स क्या होंगी? ध्वनि पटेल भी हमारे साथ बन गई हैं, हमारे पैनल पर आ गई हैं। आप बात करते हैं उनसे। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका, मेरी तरफ से आज 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी। सबसे पहले मेरी जो यहाँ पे पिक बनती है वो इंडसइंड बैंक में बनती है। इंडसइंड बैंक का ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली एक बुलिश साइड का बना हुआ है। ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू करेगा। वीकली स्पेस का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिखता है तो 1620 का दिखता है, तो यहाँ से 1620 के टारगेट के लिए इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 1558 पे बनाए रखे। दूसरा पिक जो मेरा यहाँ पे है वो ग्रासिम का है। ग्रासिम में आज के दिन में हमें जो फॉर्मेशन देखने को मिली है वो इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पे ग्रीन बेस ग्रीन फॉर्मेशन जो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे फर्दर वापस से एक बुलिश साइड का रनअप आपको देखने को मिलेगा। 2120 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 2060 पे रखिए। बैंक, ठीक है, बैंक से कॉल भी आना शुरू हो गई हैं। बैंक से इनफैक्ट स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। और दूसरा स्टॉक ग्रासिम, तो क्या थोड़ी सी चर्निंग दिख रही है बैंक्स और सीमेंट की तरफ? इंडिकेशंस ऐसे दिख रहे हैं। सोनी की भी राय लेते हैं, उनके आज के टॉप ट्रेड्स क्या है? सोनी, आपके टॉप ट्रेड्स? जी प्रियंका जी, मेरा पहला पिक रहेगा एशियन पेंट्स में। काफी अच्छा पोजीशंस आज नजर आ रहा है लॉन्ग्स की तरफ, प्लस एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी फ्रेश देखने को मिल रहा है। सो एशियन पेंट आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3340 का लगाएं और टारगेट्स 3480 का आप लगा सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रक्चर है एशियन पेंट्स में। दूसरा स्टॉक है एनएमडीसी मेटल्स। इनफैक्ट एज अ पैक काफी अच्छा लग रहा है। रोल ओवर्स भी अच्छे से शुरुआत हो रहे हैं मेटल्स में। सो कमिंग सीरीज में भी मेटल्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो एनएमडीसी एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ अब आज जो कंफर्म दिया है 200 के लेवल के ऊपर, एनएमडीसी में आप बाय कर सकते हैं 196 स्टॉप लॉस एंड 215 के टारगेट्स के लिए। भी कर रहे थे कि जनवरी सीरीज के लिए फ्यूचर का एक अच्छा एफएनओ भी इसे प्ले आउट कर सकते हैं, या फिर कैश में खरीदारी करते हैं तो 215 के टारगेट के लिए एनएमडीसी पर आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इस वक्त क्या ट्रेड निकल कर आ रहा है? नितिलेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर बताने के लिए कि आज ऑप्शन का चैंपियन कौन है। गुड आफ्टरनून नितिलेश, बताएं आपने कौन सा ट्रेड चूज किया ऑप्शंस के लिए? देखो, मैं कोटक बैंक के साथ जाना पसंद करूंगा। कोटक बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद अभी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो मैं जनवरी का 1900 का कॉल लेके जाना पसंद करूंगा। अभी 52 के आसपास ट्रेड करें तो यहाँ पे मैं कंडीशनल लेना पसंद करूंगा। 56 57 ये प्राइस के ऊपर निकलेगा तो इसमें जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 48 रुपीज का होगा, मतलब 8 रुपए की रिस्क हो जाएगी। और ऊपर में पहला जो टारगेट होगा वो 75 का होगा और दूसरा टारगेट 90 प्लस का होगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कोटक बैंक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। 2-3 रुपए का वेट करें, उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक को लेना चाहिए। 1900 की कॉल ऑप्शन के जरिए आपको यहाँ एक ट्रेड बता रहे हैं नितिलेश। तो इंडसइंड बैंक अभी कैश में खरीदने के लिए सोनी दे रही थी, कोटक बैंक भी ऑप्शन का ट्रेड है। तो बैंक्स में स्ट्रेंथ है इस वक्त, और क्या चर्निंग इस वक्त बैंक्स की दिख रही है, तो दूसरा ट्रेड भी आपको बैंक से दिख रहा है। शुक्रिया नितिलेश इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को डिस्क्लेमर दे दें, क्योंकि एफएनओ के ट्रेड थोड़े रिस्की ट्रेड्स होते हैं। ऑप्शन के ट्रेड्स आप अपने रिस्क को असेस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें कोई पोजिशन लें, और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। आज एक स्टॉक है जो काफी बजिंग है, और वो है
जय कुमार इंफ्रा का स्टॉक, क्योंकि CLSA का इसमें टारगेट आया और टारगेट ऑलमोस्ट डबल द करंट मार्केट प्राइस है। 720 रुपए का टारगेट दिया है जय कुमार इंफ्रा पे। ये कंपनी वही कंपनी है, 20% के अपर सर्किट पर है और इनफैक्ट पहले इनका जो टारगेट था वो 385 रुपए का था, उसे बढ़ाकर अब 720 किया है। और रीजंस है कंपनी के पास लगातार जो ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कंपनी के मैनेजमेंट भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस वक्त ऑर्डर बुक किस तरह की लग रही है। हमारे साथ जय कुमार के मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं। नलिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 Hours स्वदेश पर। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू। आपने लगातार, हमने देखा है, एक बस क्रिएट हुई है, क्योंकि जिस तरह से आपके ऑर्डर बुक देखने को मिली है, मेजर ऑफ द रियलाइजेशन आपके महाराष्ट्र से आता है, लेकिन आपको EPC कॉन्ट्रैक्ट चेन्नई जैसी जगहों से भी मिल रहे हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। बड़ी रिपोर्ट CLSA की भी आपके स्टॉक पर आ जाई है। अगर हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पोटेंशियल का एक टारगेट लेना हो अगले 3 से 5 साल के लिए, तो आप हमें क्या दे सकते हैं गाइडेंस? वेल प्रियंका, इस वक्त कंपनी के पास ऑर्डर बुक, जैसे आपने राइटली कहा कि हिस्टोरिकली हाई ऑर्डर बुक इस साल का हमारा हुआ है। करीब 8,000 करोड़ के ऑर्डर हम ऑलरेडी इस साल में Q3 तक हमें अवार्ड हो चुके हैं और करीब 2100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम L1 आ चुके हैं और आने वाले 1 से 2 महीने, मतलब महीने भर के समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी ऑर्डर बुक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां तक टॉप लाइन की सवाल है, कंपनी हर साल मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है और जो हमने गाइडेंस दिया है इस साल का भी, उसको हम श्योरली अचीव कर पाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। और आने वाले 3 से 4 सालों में हमने जैसे 2027 के लिए आज से 2 साल पहले जब ये टारगेट दिया था कि हम $1 बिलियन रिवेन्यू कंपनी बनेंगे, सो वो टारगेट हमें श्योरली अचीव होता दिख रहा है, जिसमें हम करीब 7,500 करोड़ को क्रॉस कर पाए, ये हमारी उम्मीद है 2027 में। और जो कंपनी का मेजर हमेशा फोकस रहा है और जो रहेगा इज अबाउट द मार्जिन, कि हम अपनी कंपनी की टॉप लाइन को बढ़ाते समय अपनी बॉटम लाइन को कंट्रोल में रखें। और जो आज तक एक आई वुड से एक आउटस्टैंडिंग तरीके का परफॉर्मेंस जो हमारी कंपनी दे पाई है, जहां पे करीब 14 से 15% का एबिटा और 6 से 7% के बीच में दरमियान में जो पैट हम कर रहे हैं, उसको बरकरार रखें, ये हमारे लिए हमारी टॉप लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से ऑर्डर बुक हम अभी तक बैक करते आए हैं। गुप्ता जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। ये CLSA का जो अपडेट आया उसकी वजह से आपका शेयर्स भी काफ़ी अच्छा चला। और मैं एक बार बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ऐसा कोई इंडिया में बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है मेट्रो का जहां पे जय कुमार इंफ्रा की प्रेजेंस ना हो। मैं बॉम्बे में भी देखता हूं, मैं महाराष्ट्र के और जगह इधर उधर भी देखा, तो मेरे को आपकी प्रेजेंस हर जगह दिखती है। और मैं बोलूँगा कि मेरे को L&T के बाद अगर कोई कंपनी सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बेहतरीन तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है ना, वो आपकी कंपनी है। सर, मैं निजी तौर पर आपको इसके लिए बधाई दूंगा। लेकिन गुप्ता जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, आपका ना मेट्रो और जो फ्लाईओवर रोड वाला कंसेप्ट है वो करीब करीब, अब मैं बोलूँगा बराबर तो नहीं, मेट्रो का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फ्लाईओवर वगैरह पे भी काम काफ़ी हो रहा है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरे को बताओ कि ग्रोथ कैसी आ रही है? मेट्रो का तो जग जाहिर है आपका। अभी अगर आप एक ऑर्डर बुक जय कुमार का देखें, सो आइडियली हम एक 50% ऑर्डर बुक और हमारी जो रिवेन्यू है वो मेट्रो से आ रही थी और 50% हमारे एलिवेटेड फ्लाईओवर्स, रोड, टनल्स, बिल्डिंग सेक्टर और इन सेक्टर से आ रही थी आपके। मगर इस साल की अगर हम ऑर्डर बुक को अगर हम देखें तो करीब मेट्रो का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब ऑर्डर बुक में अब केवल 32% रह गया है एंड 68%, जिसमें एलिवेटेड फ्लाईओवर्स करीब 38% है और आपके रोड टनल्स ये जो एरिया है वो 27% पे पहुंच गया है। सो अगर आप देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी डाइवर्सिफाइड है। इस जो 2 साल के पीरियड में कंपनी ने रोड टनल्स में बहुत ज्यादा एक एंटर करने की कोशिश की है। एलिवेटेड कॉरिडोर्स में जैसे चेन्नई का हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये करीब आपका 20 किलोमीटर डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो एक देश में होने वाला पहला इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्लोवर लीफ भी डबल लेवल पे बनाए गए हैं। अगेन GMLR जो एक प्रोजेक्ट हमने अभी बैक किया है, दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड, जो भारत में होने वाला एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी डायामीटर 14.5 मीटर है।
आज तक 10 से 11 मीटर की टनल रोड टनल्स टीबीएम से बनाई गई हैं, लेकिन ये टीबीएम से बनने वाला पहला एक ऐसा टनल है जो 14.5 मीटर का है। सो आई वुड से कि कंपनी हमेशा कुछ एक्सक्लूसिव वर्क्स में काम करने की कोशिश करती है जहां पे हम अपने मार्जिन्स को बरकरार रख सकें, बेहतर कर सकें और साथ में देश के लिए कुछ ऐसा काम करें जो पहले कभी नहीं हुआ है। सो हमेशा कोई नए तरीके के कामों को करना और नई टेक्निक का यूज करना, ये हमारी कंपनी की फोर्टे रही है और जिसको हम बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी नलिन जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार सर। आपसे ये जानना चाहेंगे, सीएलएसए ने अपने नोट में कहा है कि आप क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बन इंफ्रा पर जोर बढ़ा रहे हैं, तो सर जरा इसका मतलब समझाइए कि इसका मतलब क्या है, क्या इसमें मार्जिन ज्यादा है? और दूसरी चीज, आपकी प्रेजेंस चेन्नई में है, मुंबई में तो अच्छी प्रेजेंस है, तो क्या आपकी पूरी की पूरी जरूरत इन मेट्रो से पूरी हो जा रही है या फिर जो छोटे शहर है वहां पर भी आप जा रहे हैं? वेल जैसे अभी अभिषेक, हमने अभी भोपाल मेट्रो का भी टेंडर कोट किया है, हम आगरा कोट कर रहे हैं। सो हमारे लिए जो सेक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जे कुमार का ऑर्डर बुक किसी एक स्टेट से हमें किसी तरीके का मतलब कमिटमेंट हमने नहीं रखा हुआ है। यस, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि जिन स्टेट्स में, जिन राज्यों में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि उससे जो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड मैन पावर का बेटर उपयोग हो पाता है, जो आपकी मार्जिन में भी जोड़ने में आपको मदद करती है उसको ऊपर ले जाने के लिए। सो आई वुड से मेट्रो तो हमारा एरिया रहा ही रहा है, और मेट्रो जो एक पहले सिर्फ टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटीज होती थी, वो अभी हर सिटी में मेट्रो की इंपॉर्टेंस सरकार को उसका एहसास हो रहा है और सरकार उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सो आई थिंक मेट्रो एक बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा आने वाले 10 सालों के लिए कम से कम। पिछले 2010 में भी मैंने बात कही थी, और आज 2023 में भी आई वुड से कि मेट्रो के सेक्टर का बढ़ना, जैसे दिल्ली आज अपने राज्य में, दिल्ली के राज्य में करीब आज 25 सालों बाद भी फेज 4 आ गया, तो मेट्रो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर गली गली तक पहुंचना जरूरी है, और उसकी वजह से हमारे जैसे इंफ्रा कॉन्ट्रैक्टरों के लिए काफी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। और हम इस एरियाज के साथ साथ अदर एरियाज में भी काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अभी करीब 28% रोड फ्लाईओवर्स, एक्सक्लूसिव जो एलिवेटेड कॉरिडोर्स हैं जिसमें केबल स्टे का यूज किया जा रहा है, जहां रोटरीज हैं, बड़े स्पैन्स किए जा रहे हैं, उस टाइप के कामों में हम अगेन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है नलिन जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आगे के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी। आज तो बहुत ही रफ्तार पकड़ ली आपकी कंपनी के शेयर ने, और इस पर भरोसा है सीएलएसए का दिग्गज ब्रोकरेज फर्म भी है। बहुत शुभकामनाएं आपको सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया। तो जे कुमार इंफ्रा 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर लॉक है, और जो टारगेट सीएलएसए ने दिया है अभी भी इस स्तर से, आज की तेजी को अगर आप छोड़ दें तो यहां से भी करीब 20-22% के आसपास की गुंजाइश सीएलएसए को शेयर में दिखती है। एक खबर आ रही थी टाटा मोटर्स को लेकर कि उत्तर प्रदेश सरकार से इनको बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 1850 बसों की शैशी के लिए ये ऑर्डर मिला है। टाटा मोटर्स पर भी बातचीत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। देख रहे क्लोजिंग कॉल्स। आज आईटी पर जो एक दबाव है उसके पीछे इन्फोसिस की जो डील टूटना है वो भी एक रीजन है। मैं विवेक के साथ डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट आज पूरा आईटी पैक ही इस पे, इस न्यूज का इम्पैक्ट आप पूरे आईटी पैक को पर देख रहे हैं। इन्फोसिस लगभग 1.5% नीचे। और विवेक, क्योंकि अब तक बात यही थी कि बिग ऑर्डर विंस, बिग डील्स को लेकर ही तो एक बड़ा बॉटलनेक या फिर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था इस पूरे सेक्टर के लिए, लार्ज ऑर्डर विंस, और ये तो अभी हाल ही में मिला था इन्फोसिस को, और इसका एक रब ऑफ आपको पूरे स्पेस पर भी आज देखने को मिल रहा है। आपने इस पूरे न्यूज को कैसे एनालाइज किया? ये प्रियंका, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें हमको पता चल रही है और कुछ नहीं पता चल रही है। क्यों नहीं पता चल रही है? अब इंफॉर्मेशन ऐसा आया था कि जो एक रेजिग्नेशन हुआ था उसके कारण ये डील कैंसिल हो गई, और दूसरी तरफ ये भी न्यूज मैं देख रहा हूँ, कुछ फिनटेक कंपनी जैसे पेटीएम पर न्यूज आया था कि एआई के कारण काफी ले ऑफ्स वहां पे भी चालू हो रहे हैं। तो ऐसे आगे चल के मतलब ये एक कंफ्यूजन का दौर है। मुझे लगता है कि आईटी बहुत ही एक फ्रेजाइल पोजीशन पे बैठा है, लेकिन हाँ, ये आपको समय के साथ वापस सेट हुए दिखेगा। ये जो एआई डील है, कैंसिलेशन ऑफ कोर्स एक नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन अगर आप इन्फोसिस का आज देखो तो मेरे हिसाब से ये जो भी डाउन साइड था वो यहाँ से थम जाएगा।
यहाँ से मतलब ज्यादा डाउनसाइड लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक दौड़ा भी नहीं था इसके कारण। आपने बिल्कुल ठीक कही, इसे थोड़ा एनालाइज करना होगा। एक तरफ लेऑफ्स की बात भी ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना पेनिट्रेट कर रहा है पूरे सेक्टर को और कितना हार्म कर रहा है टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्सेज पर, वो एक बड़ा चैलेंज है। और क्या इसी वजह से डील के मोमेंटम साइज, डील के जो अपडेट्स हैं उनमें फर्क पड़ रहा है? क्या इन्फोसिस की डील इस वजह से टूटी? इसकी डील्स अभी सामने नहीं आई, लेकिन आज एक रब ऑफ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इस पूरे स्पेस पर इन्फोसिस की इस न्यूज़ का। बढ़ेंगे आगे और अब हमारे साथ शरद बने हुए हैं। आज की खबर कहाँ है, किस स्टॉक में, ये बताने के लिए खबर गर्म है हमारा खास सेगमेंट। जी बिल्कुल, महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स जो है फोकस में रहने वाला है और हमारी जो डीलर्स के साथ बातचीत हुई है वहाँ से पता चल रहा है कि कुछ चंद डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे बाइंग अपनी जो है कर रहे हैं आज के ट्रेड में, और पिछले 2 हफ्ते से जो है कुछ बिट्स एंड पीसेस में भी थोड़ी बाइंग चल रही है। देखा जाए तो आज के वॉल्यूम्स लगभग 14 टाइम्स 20 डे एवरेज पे आए हैं, और जो की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो इंक्लूड करते हैं कोटक म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचुअल फंड और ICICI प्रू म्यूचुअल फंड। इसके अलावा स्टॉक जो है आज याद रखिए तीनों इंपॉर्टेंट जो DMAs होते हैं 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA, इन सब के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल भी है। और हमने थोड़ी सी चैनल चेक्स भी की और यहाँ से पता चला कि जो 2 और 3 रियल एस्टेट जो लॉन्चेस है प्रोजेक्ट्स के, वो देखने मिल सकते हैं चौथे तिमाही में। और ओवरऑल कंपनी जो रिसेंट मैनेजमेंट मीट थी वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो टारगेट कर रहे हैं कि रेसिडेंशियल प्री सेल सेगमेंट में लगभग 5 गुना की जो है बढ़त देखने मिल सकती है अगले 5 साल में। तो महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स जो है आपके रडार में होने चाहिए। ओके, ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये 2% आज शेयर ऊपर भी है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, ये आपको ध्यान रखना होगा। वैसे भी इसके जो पीयर है ना वो भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और कई बार उसका इफेक्ट भी आता है कंपनीज़ पे। मैं आपको ना कुछ एक नाम बताता हूँ, और सोनी मैं आपको आज सुबह याद भी कर रहा था, सोनी पटनायक, और मैं याद क्यों कर रहा था मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं जरा आपके सामने शेयर्स रखता हूँ। आज सुबह आरती इंडस्ट्रीज़ का डिस्कशन हुआ, डेज हाई पे खड़ा है 5.5%। थोड़ी देर पहले प्रोमो भी आपने देखा होगा, हमने 18 तारीख को ये शेयर आपको ठीक चलने से पहले ही बताया था और ये भी कहा था कि कम से कम 20% चलेगा, कम से कम 20%, और वहाँ से लेके अब तक करीब 7-8% चल चुका, लेकिन मेरे को लगता भी और चलेगा। दूसरा पॉइंट, डिविस लैब दिखाइए जरा स्क्रीन पर, लॉरस लैब दिखाइए जरा स्क्रीन पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स दिखाइए, BEL दिखाइए। ये सारे वही शेयर, दीपक नाइट्रेट, ये सारे वही शेयर हैं जो सुबह डिस्कस हुए थे, और मैं सुबह भी ये बात आपके सामने रख रहा था और अभी फिर से रखूँगा। 18 आवर स्वदेश पर कम से कम मेरा काम तो यही है कि अच्छे शेयर्स आपके सामने रख दिए जाएं। मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता कि ज़्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग हो। मेरा बिलीव है जो शेयर आपके हाथ में आ जाए ऐसे ज़बरदस्त ग्रिप होनी चाहिए कि वो 2-4 शेयर से ही आपका काम बन जाए। और सोनी मैं आपको याद इसलिए कर रहा था, आपने गेल के प्राइजेस देख लिए होंगे, आपको भी अच्छा लगा होगा देख के सुन के। 154 टारगेट भी आ गया, आज सुबह तो 157 तक भी गया। एक बार आपकी रिकमेंडेशन, गेल पर अभी प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं, और दूसरा कोई और शेयर आपके पास है तो जरा ऐसा ही बेहतरीन शेयर है तो वो भी बता दीजिए। ये डेफिनेटली डिम्पी जी, गेल में हम देखेंगे तो 2 सलाह हो सकती है। ऑलरेडी जो लोअर लेवल से ले रखे हैं वो एक बार पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। 151 का एक अच्छा सपोर्ट है, आप ट्रेल भी कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस 151 पे, क्योंकि वहीं पे उसका वो फ्रेश 52 वीक हाई का एक ब्रेकआउट भी आया था, सो काफी स्ट्रॉन्ग है। पोजिशनली हम देखेंगे तो थोड़ा अगर आपको डिप मिलता है, लाइक पोजिशनल इन द सेंस की एक बार 3 महीने में अगर आपको मिलता है 140 रेंज, दोबारा आप फिर से वहां पे री एंटर कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं उस लेवल्स पे। ऊपर की तरफ मुझे अभी भी लगता है कि 160 162 के रेंज में एक बार जा सकता है, सो वहां पे थोड़ा सा एक और छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो गेल पॉजिटिव काफी है, स्ट्रक्चरली भी, टेक्निकल हम देखेंगे तो अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। इसको आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, ऑलरेडी जो लोग ले रखे हैं ट्रेल कर दीजिए अपने स्टॉप लॉसेस 151 की तरफ। और अगर ऐसा ही कुछ एक और स्टॉक देखना हो
तो अभी हम देख रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी काफी अच्छा लग रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट भी आने वाला है। उसका एक रेजिस्टेंस है 2850 के आसपास, वो 2850 को अगर क्रॉस करता है तो वहां पे और एक ना अच्छा ब्रेकआउट आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हम देखेंगे तो 2900 को वो रेजिस्टेंस का वो वो टेकआउट कर देगा, वो लेवल भी पार हो जाएगा। एंड पोजिशनल टारगेट इसमें 3000 एक्चुअली बन रहा है, वो एक पोजिशनल बैठेगा। सो इसमें भी हम नजर रख सकते हैं नीचे की तरफ 2740 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। सो HAL में भी एक बार यहाँ पे एंटर कर सकते हैं फॉर दी लेवल्स। डन, ठीक है। एक और शेयर भी है जिसे कहते हैं ना कि रेंज में काफ़ी अपने आप को रखता है, लेकिन जब ब्रेकआउट देता है तो सारी दुनिया को पता लगता है कि अच्छा उसमें ब्रेकआउट आ गया, इसका मतलब कुछ तो बड़ी बात है। उस शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। ये 1000 के आसपास ऐसा फंसता है कि ना तो ऊपर जाता है ना ही नीचे, 20 रुपये ऊपर 20 रुपये नीचे करके ऐसा फंसाता है कि कई बार जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं उनको बाहर कर देता है, लेकिन उसके बाद जो देता है रिवॉर्ड वो बहुत देता है छप्पर फाड़ के। टाटा केमिकल्स का चार्ट एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, टाटा केमिकल्स। और ना केवल आज का चार्ट दिखाइएगा, आप इसका हफ्ते का और 10 दिन का भी दिखाइएगा। ये तो आज है 7%, इसको मार्क करके रखना, याद रखना। अभी मैं आपको 10 दिन का चार्ट भी दिखाता हूँ इसका। ये आप देखो, एक रेंज में रखेगा 1000 के 20 रुपये नीचे 20 रुपये ऊपर, 20 रुपये नीचे 20 रुपये ऊपर, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन मूव आएगा कुछ इस तरह का। 8.5% में से 7% आज ही आज में चला है। इस पूरे हफ्ते का मैंने आपको चार्ट दिखाया था, वापस हफ्ते वाला दिखाइए। ध्वनि पटेल, मेरे को जरा ये बताइए, अब तो आ गए ग्रिप में, बुल्स की में, अभी और कितना चलेगा? डेफिनेटली यहाँ पे आपने जो चार्ट स्ट्रक्चर बताया है, इसको वीकलीज पे अगर हम देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि जिस हिसाब से वीकलीज पे स्टॉक ने इस हफ्ते में मूव करा है, जो आज के दिन में ही हमें देखने को मिल रहा है, वो काफी स्ट्रांग है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो अपमूव है यहाँ पे 1170 तक मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और नीचे जो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा, तो आप जब तक स्टॉक 1050 को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये अपना बुल रैली कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, टाटा केमिकल्स को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में गर्मी भी है, लेकिन एक और स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है वो है डिफेंस का। और रह के तेजी हम देखते हैं। आज आप कोचिन शिपयार्ड के शेयर को देखिए, वहां पर आपको तेजी दिखेगी। BEL में तेजी है, HAL के शेयर में तेजी है। सुनिए, कहीं पर ट्रेड के मौके आपको अभी भी दिख रहे हैं क्या? हालांकि तेजी काफी ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी इसमें। जी डेफिनेटली कैश में हम देखेंगे कोचिन शिपयार्ड में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आज कंफर्म दिया है। सो यहाँ पे एक अच्छा बाई बनता है, एंटर कर सकते हैं। 1330 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो 1330 स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 1450 1460 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1460 के टारगेट के लिए कोचिन शिपयार्ड में मौके बनेंगे। ऑयल एंड गैस, अगर हम स्पेस की बात करें तो वहाँ पर भी आज बढ़िया तेज़ी है। तीनों की तीनों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, यानी कि IOC, BPCL, HPCL, वहाँ पर तेज़ी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑयल इंडिया के शेयर में भी तेज़ी है। एनर्जी एज अ होल, आप उसमें अगर आप पावर फाइनेंसिंग को शामिल कर लीजिए, पावर को शामिल कर लीजिए, वो स्पेस भी चल रहा है। कोल इंडिया के शेयर में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। तो मौके बहुत हैं, लेकिन आप विवेक जरा बताइए, OMCs पर कितना भरोसा करें? ऑलरेडी बहुत तेजी हो चुकी है। क्रूड हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं $80 के आसपास ही है, तो वो एक बड़ा सपोर्ट है। कहां पर आपकी नजर है और आपको कहां पर वैल्यू दिख रही है? मुझे HPCL काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ से आप अगर देखो तो इनका जो केपेक्स प्लान आगे चल के, शायद एग्जैक्ट नंबर तो अभी अच्छा याद नहीं है, लेकिन करीबन 4500 करोड़ का इनका केपेक्स प्लान है आगे चल के, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रूड ऑयल बहुत सपोर्टिव है अभी, तो हो सकता है कि जो अंडर रिकवरीज थी वहां पे अब आपको वापस फर्दर लॉसेस नहीं देखने को मिले। एक अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए आप। हाँ जी, ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। हाँ बताइए सर। हाँ, तो इसके लिए लग रहा है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है यहाँ पे एक बुलिश नजरिया रहेगा अगर ऊपर ऊपर नहीं जाता है तो, पहली चीज।
और तीनों में अगर बेस्ट पिक पूछो तो एचपीसीएल आज सबसे बढ़िया दिखा। सीएल पसंद है, 382 रुपए का भाव है, 4% की तेजी आज भी। और अब ये साल बहुत अच्छा रहा है एचपीसीएल के लिए, खास तौर से पिछले अगर आप 4-5 महीने देखेंगे वो तो बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। लेकिन इस साल में 60% का रिटर्न आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा कि एचपीसीएल या फिर ओएमसी स्पेस की कंपनीज देंगी, लेकिन बहुत ही शानदार तेजी और अभी भी कन्विक्शन इस पर लगातार बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के तुरंत बाद हम आज ये जानेंगे कि आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी में कहां पर मौके बन रहे हैं, अपने तीनों एक्सपर्ट से समझेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 21,400 के ऊपर अभी हम बने हुए हैं आराम से कंफर्टेबली, और इनफैक्ट ये डिसाइसिवली अगर इसे क्लोज करता है बाजार तो यहाँ से लॉन्ग्स को ले जाने में कंफर्ट भी रहेगा एक्सपर्ट्स का। ये आज सुबह हमने एक ये नरेटिव पिक किया था हमारे एक्सपर्ट से ही, और आप देखें तो तब से लेकर तेजी बनी हुई है, और इनफैक्ट बैंक से एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, इसलिए लार्ज कैप बैंक्स पे आपको ट्रेड्स में ज़्यादा दिख रहे हैं, टॉप बेट्स में भी ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन एक खास अपडेट इस वक्त, एक्सक्लूसिव अपडेट इंटरिम बजट से लेकर आ रहा है, और इसे समीर दीक्षित हम तक लेकर आए। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री का इंफ्रा सेक्टर पर खास फोकस देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मिली हैं इटीना स्वदेश को। एक बार समझ लेते हैं सरकार अगले 10 साल में किस तरह की योजनाएं कर सकती है, रेल लाइन से लेकर कितने तक के बजट का अनाउंसमेंट कर सकती है। समीर से ये डिटेल समझते हैं। समीर बताएं। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पे पूरा फोकस बना हुआ है, और वैसी ही उसी से जुड़ती हुई योजनाएं और घोषणाएं हम आने वाले बजट में देख सकते हैं। क्योंकि ये एक इंटरिम बजट होगा तो इसमें फुल फ्लेज अनाउंसमेंट आप नहीं देखेंगे, लेकिन सरकार का जो इंटेंशन है वो आपको नज़र आ जाएगा। इंटेंशन सरकार का यही है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसमें इन्वेस्टमेंट और करें, इसमें और पैसा लगाएं और एक्सपेंशन पर ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि सरकार एक बड़ा लक्ष्य ये लेकर के चल रही है कि देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको अभी जो डबल डिजिट में इसको घटा करके सिंगल डिजिट में लाना है। यही वजह है कि रोडवे सेक्टर, हाईवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर में, शिपिंग में सरकार लगातार पैसा निवेश करेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि रेलवे सेक्टर में आने वाले 10 साल में सरकार $7 ट्रिलियन का पैसा लगा सकती है, और ये जो $7 ट्रिलियन या 7 लाख करोड़ रुपए रेलवे लगाएगी अगले 10 सालों में, इसका पूरा इस्तेमाल होगा रेलवे लाइन की बढ़ोतरी में, रेलवे लाइन को बढ़ाने में। और करीब ये माना जा रहा है कि अगले 10 सालों में जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क है इसमें 50,000 किलोमीटर नई रेल ट्रैक जोड़ी जाएगी। इसमें नई लाइन बिछाना होगा, गॉज कन्वर्जन शामिल होगा, डबलिंग ट्रिपलिंग भी शामिल होगा। इसके अलावा जो फोकस है वो मौजूदा जो पैसेंजर ट्रेन है इनकी एवरेज स्पीड को बढ़ाना है। यही वजह है कि स्पीड बढ़ाने के लिए जहां नई रेलवे ट्रैक बिछाएंगी तो साथ ही साथ जो सिग्नलिंग सिस्टम है इसको भी अपग्रेड करेगी सरकार। तो ये कुछ अहम एरिया है जहां सरकार ज़बरदस्त पैसा लगा सकती है, और इसके जरिए कोशिश यही है कि रेलवे का जो मौजूदा नेटवर्क है रेल ट्रैक का, इसमें 50,000 किलोमीटर तकरीबन नई रेल लाइन जोड़ना और फिर पूरी पैसेंजर सिस्टम को स्मूथ करना, और इसके लिए सरकार 7 लाख करोड़ का पैसा लगा सकती है। और इसी से जुड़ी हुई घोषणा जब फुल फ्लेश्ड बजट आएगा आप उसमें उसका अनाउंसमेंट होता हुआ देख सकते हैं। ये सिर्फ रेलवे की बात रही, लेकिन ऐसा ही सरकार एक सोच लेकर के, एक टारगेट लेकर के आपको सिमिलर अनाउंसमेंट हाईवे सेक्टर में भी और शिपिंग सेक्टर में भी मिलेगी। और सबके जरिए सरकार की कोशिश यही है कि इंफ्रा एक्सपेंशन तो हो और उसके जरिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम किया जा सके। लाख करोड़ तक के निवेश की योजना अगले 10 साल के लिए अनाउंस की जा सकती है। इंटरिम बजट में ये बात की जा रही है, और कुछ अलॉटमेंट भी हो सकती है। इनफैक्ट किन किन चीज़ों पे फोकस होगा, स्पीड बढ़ाने, सिग्नलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने, यानी रेलवे की वो पूरी सप्लाई चेन में कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे मूवमेंट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस बहुत वाइब्रेंट रहा है, रेलवेज बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं 2023 के भी, लेकिन इस वक्त कोई अगर रेलवे स्टॉक जहाँ एक अच्छा फेवरेबल एंट्री पॉइंट है, सिग्नलिंग को, कवच योजनाओं, कई सारे स्टॉक्स हैं इसमें, इस पूरे वैल्यू चेन में। सोनिया, आपकी नज़र किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे होगी? CTC वो स्टॉक है जहाँ पे हम नजर रख सकते हैं। IRCTC का एक पोजिशनल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है,
और बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बेस बनाया है 800 पे। सो इसको कोई भी आपको अगर इंट्राडे में या फिर ओवर द पोजिशनल डेज में आपको अगर डिप मिलता है, आप वहां पे देख सकते हैं टुवर्ड्स 840 830 के रेंज में आप उसी डिप में एंटर कर सकते हैं। 800 का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। दोबारा वो रैली लेगा या फिर वहां से बाउंस बैक करेगा 920 ऑनवर्ड्स। सो काफी स्ट्रॉन्ग है, पोजिशनल प्ले के लिए अच्छा रहेगा। सीटीसी ये रिलेटिवली कम चला भी था, इसीलिए इसमें चाल आपको पीछे के कई दिनों से दिख रही है और कई सारे इनोवेटिव स्टेप्स के कारण भी आईआरसीटीसी आप इसी मंथ देखें तो अच्छा रिटर्न भी इसमें मिला है। ठीक है, आपको यहाँ से इसमें और तेजी बनती हुई दिखती है। कुछ बीटीएससी ट्रेड्स भी ले लेते हैं। 21,400 के ऊपर की हम बात कर रहे थे और काफ़ी हद तक कंफर्टेबली हम उसके ऊपर टिके भी हुए हैं। तो धनी क्या यहाँ से लॉन्ग्स को ही ले जाना फायदेमंद रहेगा? आपके बीटीएससी ट्रेड्स क्या होंगे? प्रियंका, यहाँ पे लॉन्ग्स जो है वो काफी कंफर्टेबल रहेंगे अभी फिलहाल के लिए। मेरा सबसे पहला जो बीटीएससी ट्रेड यहाँ पे बनता है तो बर्जर पेंट्स में बनता है। पिछले 2 सेशन से इसके अंदर हम तेजी देख रहे हैं और आज का सेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि डेली चार्ट्स पे हमें इसके अंदर जो मूवमेंट है वो सारी एवरेजेस के ऊपर जाती हुई दिख रही है और आरएसआई का भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से बाय कीजिए 600 तक के अप मूव के लिए। स्टॉप लॉस जो है वो आज के दिन के लो के तो 582 के पास अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है तो फिन केबल्स का है। ये एक पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है। यहाँ पे बीटीएसटी के तरीके भी आपको कल के सत्र में इसके अंदर एक अप मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है वो पोजिशनली यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाए हुए हैं। हमें कुछ करेक्शन इसके अंदर देखने को मिला था बट इंट्राडे चार्ट्स यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि अप मूव यहाँ से बना रहेगा। करंट लेवल से बाय कीजिए। टारगेट इसका जो रहेगा तो 1130 के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ आपको मेंटेन करना है तो 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1130 के टारगेट फिनोलेक्स केबल्स के लिए। और दूसरा जो शेयर है धोनी की तरफ से वो है बर्जर पेंट्स का। 2 बाय कॉल्स। सोनी, आपकी नजर कहां पर है, बीटीएसटी ट्रेड्स के तौर पर या फिर एसटीबीटी के तौर पर? आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगी? टीएसटी है कोलपाल में, काफी अच्छा एक सपोर्ट है, काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। सो कोलपाल में आप बाय कर सकते हैं 2430 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 2610। 210 रुपए एक शेयर सोनी की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में ना सीएससी की अगर बात करें तो 100 रुपए का स्तर जब से पार किया है तब से रफ्तार इसमें लगातार बनी है। छोटे मोटे करेक्शन आते हैं लेकिन हर डिप को बाय किया जा रहा है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि करीब महीने भर पहले राजेश अग्रवाल जुड़े थे, उन्होंने फंडामेंटल पिक के तौर पर सीएससी को रेकमेंड किया था। 100 रुपए से कम के भाव थे और अब 125 रुपए के भाव इसके हैं। विवेक जी, सीएससी एक मजबूत पेरेंटेज अच्छी कंपनी, क्या अभी भी मौके हैं या फिर अब थोड़ा सा महंगा हो गया है? देखिए अभिषेक, राजेश जी कलकत्ता के हैं और कंपनी कलकत्ता की तो ज्यादा जानते हैं वो। और ओवरऑल देखिए जो ट्रांसमिशन सेक्टर है पावर तो अच्छा कर रहा है। ट्रांसमिशन सेक्टर में आप अगर ड्रिल ले लो या फिर ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब जितनी भी कंपनीज है बहुत प्रदर्शन उन्होंने अच्छा दिखाया है। सीएससी का वैल्यूएशन आज भी आप अगर कंपैरेटिवली देखो जो ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स है उस वैसी कंपनी से, तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट 8-9 पी कम पे चल रहा है अभी भी। तो वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये महंगा नहीं लग रहा है। आपको रनअप के बाद लगता है कि काफी चल चुका है, लेकिन इसका अगर 140 से 150 जाए तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा क्योंकि अभी भी जो पीयर ग्रुप से है वो वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा है। तो बहुत अच्छा पिक है ये राजेश जी का और मुझे लगता है कि मैं भी उनके साथ ही जाऊँ। ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। ये तो सीएससी की बात हुई, लेकिन क्या ये बीटीएसटी ट्रेड्स हैं? एक बार जयकुमार इंफ्रा को समझ लेता है क्योंकि 20% के सर्किट पे ये लॉक है तो इसमें तेजी आगे बनी रह सकती है। ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ही होगा, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और स्टॉक जो इस वक्त अच्छे मूव के साथ चल रहे हैं। टॉप काउंटर में डिवीस लैब जैसे 4.5% की तेजी, टॉप काउंटर भी है डिवीस लैब। एक बार फार्मा काउंटर्स पर और स्पेशली डिवीस लैब, क्या ये एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड की तरह ही होना चाहिए? सोनी, इस वक्त फार्मा में किस तरह के चर्न्स दिख रहे हैं?
डेफिनेटली प्रियंका जी, फार्मा में अच्छे मोमेंटम के साथ अभी स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट मार्केट जैसे थोड़ा सा कंसोलिडेट या फिर चॉपी होता है तो फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करने के लिए आता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो आज ग्रैन्यूल्स हो गया, लॉरस लैब्स काफी अच्छे पोजीशंस बिल्ड किए हैं, इंक्लूडिंग ल्यूपिन हो या भी डीवीज लैब में भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम देखेंगे तो 3950 के तरफ जाने के लिए काफी हाई है। सो डीवीज लैब आप इसी लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं, 3820 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 3950 टारगेट के लिए। क्यों अगर आप इस वक्त देखें जहां जहां एफएनओ में अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है उसमें फार्मा, एफएमसीजी, कंजम्पशन स्पेस के कई सारे स्टॉक्स हैं। डीवीज लैब की तो बात है, साथ ही टोरेंट फार्मा को आप देखें और हॉस्पिटल काउंटर्स में अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स है जहां मूव बनी हुई है, कई दिनों से बनी हुई है, इनमें भी अच्छी तेजी है। लेकिन अब कुछ और नाम जो कंजम्पशन स्पेस है, गोदरेज कंज्यूमर, इसे एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या मूव्स कैरी फॉरवर्ड है ध्वनि? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टॉक ने आज के दिन में यहाँ पे अपमूव दिखाया है, मैं कहूंगी इसको कैरी फॉरवर्ड ना करा जाए, जो प्रॉफिट है उसको बुक करा जाए, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक ने पहले एक रेजिस्टेंस दिखाया है जहाँ पे 1100 का लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाए थे, और ऑप्शन डेटा भी सजेस्टिव करता है कि 1100 के पास एक हिंड्रेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गोदरेज कंज्यूमर्स में अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर में प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। 1090 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी। ऑयल एंड गैस शेयरों की हम बातचीत कर रहे थे और उसी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है लुब्रिकेंट्स वाली कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, बड़ी तेजी। वैसे स्लो मूवर है, बहुत समय तक रेंज में ही रहा था, लेकिन अगर आप पिछले 2 से ढाई महीने की रफ्तार देखेंगे तो चौंकाने वाला है और अभी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। 185 रुपए के आसपास का भाव है। विवेक, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, कैस्ट्रॉल बड़ी तेजी, क्या अभी भी इसमें मौके हैं? कितना आकर्षक लग रहा है आपको ये? देखिए, ये स्टॉक आईटीसी के जैसे रह गया था, मतलब काफी लंबे समय के लिए एक कंसोलिडेशन फेज में था और कंफ्यूजन ये था कि कंपनी आगे चल के क्या करेगी, क्योंकि सिर्फ लुब्रिकेंट्स बनाती है और जैसे जैसे ईवी स्पेस बढ़ेगा तो लुब्रिकेंट्स की सेल, लुब्रिकेंट्स बिकेगा नहीं बिकेगा, तो वो कंफ्यूजन अब दूर हुआ। इसके कारण स्टॉक चलने लग गया और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एमएनसी कंपनी, डेट फ्री, डिविडेंड यील्ड अभी भी काफी अच्छा है इसका, तो एक अपसाइड और बाकी है। मेरे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में हम लोग जब ये 100 120 चल रहा था, हम लोग 200 की बात कर रहे थे, तो ये 200 तक तो जाना चाहिए, वहां पे ठीक ठाक फेयर वैल्यूएशन पे आ जाएगा और महंगा तो अभी भी नहीं है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आज ये निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। वैसे समय कम है, 4.5 मिनट के आसपास समय रह गया है, लेकिन सोनी आपसे जानना चाहेंगे, कोई ना कोई तो खबर है या फिर आने वाली है इसमें, कोई ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस में? ये स्ट्रक्चर काफी वीक है तो लॉन्ग्स यहाँ पे डेफिनेटली नहीं बन रहे हैं, और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो 6900 पे जाके सपोर्ट बन रहा है। तो यानी कि और भी डाउनसाइड मूव यहाँ पे पेंडिंग है। एक बार 6900 को टेस्ट कर जाए उसके बाद हम देख सकते हैं डेटा क्या बता सकता है। हो सकता है मोस्ट लाइकली कि वहां से बाउंस बैक कर सका और थोड़ा सा 73 की तरफ ही आप देख सकते हैं उसको। बट अभी के लिए फ्रेश एंट्री फॉर लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए उसको, एक बार डिप 6900 को टेस्ट करने दीजिए। तो ये स्ट्रिक्टली अवॉइड जोन पे अभी आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल देते हैं। बजाज फिनसर्व को क्विकली एक राय चाहेंगे आपसे ध्वनि, पीवीआर पर लगातार चौथे सत्र में ये शेयर कमजोर है और इस वक्त दिन के निचले स्तर पर है। शुरुआत हालांकि शांत हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें प्रेशर लगातार बढ़ा, 2.5% नीचे अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या करना है अब? यहाँ पे ओवरऑल, जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल जो प्रेशर इसके अंदर है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। वीकली स्ट्रक्चर इसका काफी यहाँ पे वीक है। इनफैक्ट आज की जो मूव है यहाँ पे आरएसआई की नेगेटिव क्रॉसओवर दे रही है। इसका जो नेक्स्ट बाइंग पॉइंट रहेगा वो 1600 के करीब रहेगा, जहाँ पे वीकलीज पे हमें 1560 से 1600 के पास एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, उन लेवल्स पे वापस रिविजिट करके इसको बाइंग के लिए यहाँ से रिकमेंड करेंगे। फटाफट ये जान लेते हैं कि बाजार में कल आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, इवेंट्स टू वॉच लेकर। वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी, क्विकली बताइए कहां फोकस होगा कल?
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र रहेगी यूएस से आने वाले इंडस्ट्रियल जॉबलेस क्लेम्स पर। इसके अलावा चाइना की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। कॉर्पोरेट फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। साउथ इंडियन बैंक और यूग्रो कैपिटल जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि कंपनीज की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। इसके अलावा JSW इंफ्रा, मनोज वैभव जेम्स, टाटा टेक्नोलॉजीज और गंधार ऑयल जैसे काउंटर्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे क्योंकि कुछ परसेंटेज जो है इक्विटी स्टेक वो लॉकिंग पीरियड से अब बाहर आ रहा है और इसी के चलते ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे प्राइमरी मार्केट्स पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है पिछले कुछ ना कि दिनों बट पिछले कुछ हफ्तों से हमें ये एक्शन नज़र आ रहा है और कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 कंपनीज लिस्ट होंगे एक्सचेंजेस पर, जिसमें हैप्पी फॉर्जिंग्स, RBZ ज्वेलर्स और ट्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग शामिल होंगे। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और क्यूज जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी। तो इवेंट्स के लिहाज से कल का दिन भी एक्शन भरा रहेगा, लेकिन बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और बढ़िया क्लोजिंग आज हम कहेंगे क्योंकि 100 अंकों की तेजी निफ्टी में। शुरुआत थोड़ी शांत हुई थी, उसके बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी। निफ्टी 100 अंकों पर, निफ्टी बैंक की बात करें तो 325 अंक ऊपर आज आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी। 21,450 के स्तर, और ये अब जो स्तर है इसको पिछले 2-2.5 घंटे से बाजार ने बिल्कुल होल्ड करके टिका के रखा हुआ है। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ऑटो स्टॉक से आज ठीक ठाक सपोर्ट मिला। हीरो मोटो, M&M ये शेयर चले। फार्मा में आज हमने अच्छी रौनक देखी। डिवीज लैब ने लीड किया करीब 4-4.5% के आसपास की तेजी के साथ, और इसके अलावा लॉरस लैब में भी हमने आज के सत्र में तेजी देखी। लेकिन केमिकल स्टॉक्स की बात करें, टाटा केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज, इसके अलावा इंडो माइंस, बालाजी माइंस, ये तमाम शेयर आज उसमें बहुत बड़ी बड़ी तेजी आज हमने देखी है। डिफेंस वाले स्टॉक्स भी चले। HL में करीब हमने 4-4.5% के आसपास की तेजी देखी। कोचिन शिपयार्ड ये शेयर चला। BEL का टारगेट बढ़ाया था CLSA ने, यहाँ पर हमने अच्छी रफ्तार देखी। टारगेट जे कुमार इंफ्रा का बढ़ाया था, वहाँ तो हमने देखा कि 20% का अपर सर्किट ही लग गया। तो बाजार में आज का माहौल अच्छा रहा। फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें, बैंकिंग की बात करें तो कुछ निराशा जरूर रही। आज बजाज फाइनेंसर निफ्टी के टॉप लूजर हैं। इसके अलावा आप देखेंगे RBL बैंक वायदा बाजार में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। मणप्पुरम फाइनेंस में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। और कुछ मीडिया स्टॉक्स की बात करें तो सन टीवी में, PVR में आज हमने कमजोरी का सत्र देखा है। लेकिन ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंडर करंट ठीक है, सेहत बाजार की ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। NSE पर 1350 शेयर हरे निशान के साथ बंद होने जा रहे हैं और 936 शेयरों की क्लोजिंग हम देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ हुई है। तो 105 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ है और 268 अंक ऊपर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, आसपास ही सेटल भी होना चाहिए। तो लगातार आज तीसरा सत्र और हफ्ते का, ये साल का आखिरी कारोबारी हफ्ता है। निश्चित तौर पर आगे नजर होगी, एक्सपायरी भी होगी, तो उस पर हम फोकस जरूर करेंगे। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। ध्वनि, सोनी और विवेक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। मुझे और प्रियंका को इजाजत दीजिए, लेकिन अगला शो कल की तैयारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मनीष। बताइए कहां पर फोकस होगा, क्या तैयारी कराएंगे आज? पूरे 1 घंटे में तो आपने बाजार पे अच्छी तरह से फोकस किया ही है। तमाम सेक्टर से स्टॉक्स की बात की। अच्छी बात यह है कि बाजार को डे हाई के आसपास अब बंद करके जा रहे हैं। तो हम अगले आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि तमाम दर्शकों के सवालों को शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल लिए जाए और उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर है